जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। एक साथ 3 अलग अलग देशों के साथ चल रही है भारत की जॉइंट एक्सरसाइज। महत्वपूर्ण डिफेंस टेक्नोलॉजीज में अपने कॉपरेशन के लिए भारत और फ्रांस की टेक्निकल टीम करेगी अगले साल मीटिंग। चीन द्वारा आयोजित इंडियन ओशन रीजन वाली मीटिंग में चीन का मालदीव और ऑस्ट्रेलिया के पार्टिसिपेशन वाला दावा निकला झूठ। अपने 10th जनरेशन वाले एक्सपीरियंस के साथ अब पाकिस्तान बनाएगा टर्की का 5th जनरेशन वाला फाइटर। प्रोटेस्ट को दबाने के लिए चाइनीज गवर्नमेंट ने शुरू किए सेंसर्स। आज 28 नवंबर से भारत और मलेशिया की आर्मीज के बीच हरिमव शक्ति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज के 2022 वाले एडिशन को शुरू किया गया है। ये जो जॉइंट एक्सरसाइज है ये मलेशिया में आयोजित की जा रही है, जो कि 12 दिसंबर तक चलेगी और इसमें इंडियन आर्मी की तरफ से गढ़वाल राइफल्स के ट्रूप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑफिशियल स्टेटमेंट के मुताबिक इस जॉइंट एक्सरसाइज में दोनों देशों के ट्रूप्स एक दूसरे के साथ अपने अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे और खास करके जंगल टेरेन के अलग अलग ऑपरेशंस की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में अपने बीच के तालमेल को बढ़ाएंगे। और इस एक्सरसाइज में बटालियन लेवल की कमांड प्लानिंग एक्सरसाइज, कंपनी लेवल की फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज और जंगल टेरेन में सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस भी इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के देवलाली में इंडियन आर्मी और सिंगापुर के आर्म्ड फोर्सेस के बीच अग्नि वॉरियर बाईलेटरल एक्सरसाइज को भी आयोजित किया गया है और आज इस एक्सरसाइज की समीक्षा आर्मी के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू द्वारा की गई है। इसके अलावा आर्मी वाइस चीफ ने नासिक में स्थित कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल को भी विजिट किया था और यहाँ उन्हें ट्रेनिंग फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दी गई है। बाकी जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि आज 28 नवंबर से राजस्थान की महाजन फील्ड फायरिंग रेंजेस में भारत और ऑस्ट्रेलिया की आर्मीज के बीच भी जॉइंट एक्सरसाइज ऑस्ट्र हिंद 2022 वाला एडिशन शुरू कर दिया गया है। इन सबके अलावा एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये भी देखने को मिला है कि जैसे कि अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि चाइना ने इंडियन ओशन रीजन की करीब 19 कंट्रीज के साथ एक खास मीटिंग कंडक्ट करी थी और इस मीटिंग में चीन ने भारत को इन्वाइट नहीं किया था और जिन देशों के द्वारा इस मीटिंग को अटेंड करने की बात की गई थी तो उनमें मालदीव और ऑस्ट्रेलिया का नाम भी लिया गया था। और अब लेटेस्ट अपडेट ये देखने को मिला है कि मालदीव और ऑस्ट्रेलिया दोनों की ही तरफ से ऑफिशियली ये कंफर्म किया गया है कि उन्होंने चीन द्वारा आयोजित इस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था। और आपको एक बात और स्पष्ट कर दें कि इस चाइना इंडियन ओशन फोरम ऑन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को लेकर चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी की तरफ से भी जो ऑफिशियल जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट जारी की गई थी तो उसमें भी मालदीव और ऑस्ट्रेलिया के पार्टिसिपेशन की बात की गई थी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और मालदीव की गवर्नमेंट ने ऑफिशियल लेवल पर इस फोरम में अपने किसी भी ऑफिशियल के पार्टिसिपेशन से इनकार किया है। और अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट में फिर इन दोनों देशों का नाम क्यों मेंशन किया गया, तो आपको बता दें कि यहाँ पे आधी इन्फॉर्मेशन दी गई है। एक्चुअली में हुआ ये था कि इस वर्चुअल मीटिंग में मालदीव के फॉर्मर प्रेसिडेंट और ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंडिविजुअल लेवल पर इसमें शामिल हुए थे, यानी कि वे अपनी कंट्री के गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, लेकिन जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट में इस बात को मेंशन नहीं किया गया। और क्यों नहीं किया गया तो हमें नहीं लगता कि इसका जवाब हमें आपको देने की जरूरत है। आप पहले से काफ़ी समझदार हैं और खुद इस बात को समझते होंगे। लेकिन अच्छी बात यह कि मालदीव और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने कंफर्म कर दिया है कि उनकी गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव इसमें नहीं था। आज न्यू दिल्ली में भारतीय रक्षा मंत्री और उनके फ्रेंच काउंटर पार्ट के बीच 4th इंडिया फ्रांस एनुअल डिफेंस डायलॉग को आयोजित किया गया था और इस डायलॉग में दोनों देशों के बीच कई सारे बायलेटरल, रीजनल, डिफेंस और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस किया गया है। दोनों देशों के मिनिस्टर्स ने अपनी ऑनगोइंग मिलिट्री टू मिलिट्री कॉपरेशन को भी रिव्यू किया और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण डिस्कशन हुआ है तो उसमें मेक इन इंडिया पर ज़्यादा फोकस किया गया था, जिसमें भारत और फ्रांस के बीच भविष्य में होने वाले कोलैबोरेशन और कुछ पोटेंशियल को प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस किया गया है। और इसी बीच इस बात पर भी सहमति बनी है कि दोनों देशों के टेक्निकल ग्रुप्स अगले साल की शुरुआत में एक मीटिंग करेंगे और अपने बीच के कुछ महत्वपूर्ण डिफेंस कॉपरेशन वाले इश्यूज़ को आगे ले जाएंगे। और भारत और फ्रांस के रक्षा मंत्रियों की इस खास मीटिंग के बाद इंडियन नेवी के फाइटर जेट्स वाले टेंडर में US और फ्रांस के बीच जो कंपटीशन है वो अब और भी बढ़ने वाला है और दोनों ही देश अपनी तरफ से अपने अपने फाइटर्स को पिच करने में लगे हुए हैं, जिसमें फ्रांस ने पेश किया है अपना रफाल एम और US ने पेश किया है F-18। बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि आप इन दो फाइटर्स में से किस फाइटर के साथ हैं, रफाल एम के साथ हैं या F-18 के साथ हैं, और किसके चांसेस आपको ज़्यादा लग रहे हैं नेवी का टेंडर जीतने के। पंजाब पुलिस ने रविवार को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और इसके पास से 8 चाइनीज़ पिस्टल्स, 60 बुलेट्स और 2 किलोग्राम तक हेरोइन रिकवर किया गया है और इन सभी चीज़ों की तस्करी पाकिस्तान से भारत में ड्रोन्स की मदद से की गई थी। और इन कंसाइनमेंट को भारत में ड्रॉप करने के बाद इन्हें रिसीव करने का जो काम था वो परमजीत सिंह नाम के व्यक्ति को दिया गया था, लेकिन पंजाब पुलिस ने समय पर इसको गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से सारे कंसाइनमेंट को रिकवर किया गया है। इसके अलावा कल अनंतनाग में 2 IEDs को समय पर रिकवर करके भारत की फोर्सेस ने एक बड़े हमले को नाकाम किया है और जो 2 IED रिकवर किए गए थे उनमें से एक 500 ग्राम का था, दूसरा 700 ग्राम का। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि आज सोपोर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने अंसर गजवतुल हिंद नाम के एक टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया है
और इस दौरान 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स और कुछ और सुअर भी गिरफ्तार किए गए हैं और जबकि अवंतीपोरा से आर्म्स एंड एम्युनिशंस भी रिकवर हुए हैं। इसके अलावा कल रविवार को यूनियन मिनिस्टर श्री जितेंद्र सिंह की तरफ से कहा गया है कि भारत 300 मेगावाट तक की कैपेसिटी वाले छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स को विकसित करने की दिशा में कदम उठा रहा है, जो कि क्लीन एनर्जी की तरफ हमारी कमिटमेंट का हिस्सा भी है। भारत के क्षेत्र में जो पाकिस्तान की अवैध सीपैक परियोजना चल रही है, तो अब इसी परियोजना में जुड़ने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने टर्की को भी इनवाइट किया है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने ये प्रस्ताव टर्किश प्रेसिडेंट के साथ अपनी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया। और बाकी जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि अभी कुछ समय पहले से रिपोर्ट्स आई थी जिनमें कहा गया था कि टर्की ने अपने 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम TFX को ज्वाइन करने के लिए पाकिस्तान को भी इनवाइट किया था। और अभी हाल ही में जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड सेमिनार एक्सपो हुआ था, तो इस एक्सपो में टर्की ने अपने इसी 5th जनरेशन फाइटर के स्केल मॉडल को भी डिस्प्ले किया था। वैसे आपको बता दें कि 2017 में पाकिस्तान ने अपने खुद के 5th जनरेशन फाइटर को विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट आजम की अनाउंसमेंट करी थी, लेकिन कई सारे कारणों के चलते पाकिस्तान का जो ये ड्रीम प्रोजेक्ट था तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाया। और अभी तो ये भी क्लियर नहीं है कि इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट आजम है या AZM है, क्योंकि अलग अलग जगह पर ये अलग अलग नाम दिखाई देते हैं। फिर इस साल की शुरुआत में फरवरी में ऑफिशियली कंफर्म हुआ था कि पाकिस्तान और टर्की अब टर्की के 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम TFX पर संयुक्त रूप से काम करेंगे। और ये भी तय हुआ था कि इस एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट दोनों कंट्रीज़ के बीच डिवाइड होगा और इसकी जो फाइनल मैन्युफैक्चरिंग है तो वो भी दोनों ही देशों में होगी। और बाकी अगर आप ये सोच रहे हैं कि टर्की ने अपने इस फाइटर प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को इन्वाइट क्यों किया, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो ऐसा कोई एडवांस फाइटर्स को विकसित करने का एक्सपीरियंस तो है नहीं। हाँ, अगर पेंट करवाने की बात है तब हाँ पाकिस्तान के पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की बात है तो इस मामले पाकिस्तान के पास उतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो इस सवाल का एक संभावित जवाब ये हो सकता है कि जो टर्की है वो पाकिस्तान के माध्यम से चीन को अप्रोच करना चाह रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ के मामले में चीन काफ़ी आगे है। अब भले ही वो टेक्नोलॉजीज़ कितनी रिलायबल है या नहीं है तो वो एक दूसरा टॉपिक है, लेकिन हाँ ये भी है कि चीन के पास ऑलरेडी 2 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम हैं, एक J-20 और दूसरा J-31। तो इसलिए संभावना हो सकती है कि पाकिस्तान को अप्रोच करके टर्की चीन की एक्सपर्टीज हासिल करना चाहता हो। आज सोमवार को दिल्ली कोर्ट ने सुअरों के संगठन जैश के 5 सुअरों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और इन पर आरोप ये है कि देश भर में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ये यूथ को रिक्रूट और ट्रेन कर रहे थे। और जिन 5 को सजा हुई है उनके नाम है सज्जाद अहमद खान, बिलाल अहमद मीर, मुजफ्फर अहमद भट्ट, इस्फाक अहमद भट्ट और महराज उद्दीन। जबकि इस मामले पर तनवीर अहमद गनी को भी 5 साल की सजा हुई है और कोर्ट ने यह पाया कि सारे दोषी भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए एक दूसरे के साथ साजिश रच रहे थे। और ये ना केवल जैश के मेंबर्स थे बल्कि ये जैश के बाकी के मेंबर्स को सपोर्ट करना, उनको पनाह देना, उनके लिए हथियार, लॉजिस्टिक्स, एक्सप्लोजिव्स तो इन सभी को सप्लाई करना तो इन मामलों में भी शामिल थे। और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन में NIA ने अपनी जांच में भी पाया था कि इन सभी दोषियों को पाकिस्तान बेस्ड जैश के ऑपरेटिव्स ने ट्रेन किया है, जिसमें ने टारगेट की रिकॉनेसेंस करना, हाइडआउट्स को अरेंज करना, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना, तो इस तरह की ट्रेनिंग भी दी गई थी। बाकी इसके अलावा एक अपडेट यह है कि चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की पॉलिसीज से परेशान चीन के नागरिकों द्वारा जो एक विरोध प्रदर्शन शुरू किया गया है, तो अब उस विरोध को दबाने के लिए चीन ने इस प्रदर्शन से संबंधित कोडवर्ड्स को सेंसर करना शुरू कर दिया है। और इसके तहत चाइना के सोशल मीडिया से शिंगजियांग, बीजिंग तो इस तरह के जो मेन प्रोटेस्ट हॉटस्पॉट्स हैं तो उनको सर्चे से हटाया जा रहा है और यहाँ तक कि उन पोस्ट को भी सेंसर किया जा रहा है जिनमें आई सॉ इट जैसे फ्रेजेस का भी इस्तेमाल हुआ है। और ऐसे और भी कई सारे वर्ड्स हैं जिनको सेंसर किया गया है, लेकिन जितनी तेज़ी से इन सभी प्रोटेस्ट की वीडियोस, फोटोग्राफ्स ये सभी वायरल हुई तो वो चाइना की गवर्नमेंट द्वारा सेंसर किए जाने से पहले ही कई हज़ार लोगों द्वारा ऑलरेडी देखी जा चुकी थी। बाकी फिलहाल अभी दुनिया में चीन आखिरी देश है जो अभी भी अपनी जीरो कोविड पॉलिसी के साथ स्टिक है और जिसका सीधा सा कारण यह है कि चीन उसके द्वारा फैलाए गए चाइनीज़ वायरस को अब खुद ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2008 मुंबई हमलों में ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर संदीप उन्नीकृष्णन और हवलदार गजेंद्र S बिस्ट वीरगति को प्राप्त हुए थे और हमारे इन दोनों वीरों को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन 1974 में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए कैप्टन नरेंद्र सिंह अहलावत ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। बाकी आपके लिए आज का सवाल, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन आर्मी के किस रेजिमेंट से थे? समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।